हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं राजनीतिक शास्त्र का अध्याय नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 2 पर बात करेंगे। तो ये लास्ट पार्ट है, यानी इससे पहले हम एक वीडियो इस पे डाल चुके हैं संघवाद पर। संघवाद से रिलेटेड प्रत्येक फैक्ट हमने उस वाली वीडियो में कवर किया था और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आपने उसका हमको दिया। तो अब हम बात करेंगे इस वाली वीडियो में पार्ट नंबर 2 में, ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम समझेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों, यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण पर कि विकेंद्रीकरण क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है ये समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें पता है क्या है, 80% लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण का मतलब सत्ता का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण। जबकि कैसी शक्तियों का बंटवारा, यहाँ पे ये जानना जरूरी है। ये तो पक्का है कि शक्तियों के बंटवारे को विकेंद्रीकरण कहा जाता है, शक्ति के बंटवारे को ही संघवाद कहा जाता है। तो फिर आप क्या संघवाद और विकेंद्रीकरण में डिफरेंस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि शक्ति के बंटवारे को ही, यानी शक्तियों को बांटना ही संघवाद कहलाता है, और शक्तियों को बांटना ही यदि विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो फिर संघवाद और विकेंद्रीकरण में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, बहुत ही डीप स्टडी हमने की है और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं विकेंद्रीकरण और संघवाद में डिफरेंस क्या है। ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स कर पाएंगे, बहुत ही कम स्टूडेंट्स कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से अभी भी यूट्यूब पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें संघवाद और विकेंद्रीकरण में डिफरेंस क्या हो, जबकि ये कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। ये कक्षा 10वीं का एक अध्याय नंबर 2 में ही ये सब कुछ है, विकेंद्रीकरण और संघवाद। तो इसलिए इसको हम कुछ अलग हटके समझेंगे। देखिए, इसकी डीप स्टडी अब हम करते हैं, क्या है इसमें ऐसा जो कि विकेंद्रीकरण संघवाद से अलग है, उसको समझें। देखिए, संघवाद तो हमने पूरा एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से आपको बता दिया और आपने वो समझ भी लिया है। अब विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण जान लीजिए। देखिए, संघवाद में तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शक्तियों को बांट दिया जाता था, वो क्या हो गया, संघवाद। यानी 2 स्तरीय सरकारों में या फिर 3 स्तरीय सरकारों में, कम से कम 2 स्तरीय सरकारों में यदि शक्तियों को बांटा जा रहा है तो वो संघवाद कहलाता है। ठीक है, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी स्तर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 स्तरीय होने चाहिए, वो संघवाद है, शक्तियों का बंटवारा का। अब विकेंद्रीकरण में क्या डिफरेंस है? देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब है कुछ शक्तियां केंद्र सरकार से ली और कुछ शक्तियां राज्य सरकार के ली। ठीक है, मतलब कुछ शक्तियां इसकी हैं केंद्र सरकार की, कुछ शक्तियां इसकी हैं। और इन शक्तियों को जो मतलब पहले से ही बट गई थी, भाई ये केंद्र सरकार का अधिकार में आ गई, ये राज्य सरकार के अधिकार में आ गई। अब उन्हीं शक्तियों को, एक बार तो पहले बट चुकी हैं, अब उन्हीं शक्तियों को केंद्र सरकार फिर से बांट रही है और राज्य सरकार भी फिर से बांट रही है उनको। मतलब शक्तियों का पुनः वितरण, समझ रहे हो, पुनः विभाजन करना। क्या करना? पुनः विभाजन करना ही क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। मतलब केंद्र सरकार ने कुछ शक्तियां यहाँ पे भेजी, मतलब अपनी शक्तियों का बंटवारा किया, और इस राज्य सरकार ने भी अपनी शक्तियों का बंटवारा किया, एक नई सरकार की स्थापना की, स्थानीय सरकार। और इसी सरकार की शक्तियां, यानी इसी सरकार की शक्तियों के विभाजन को ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा गया है, यानी विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब समझ गए हो? अब आप संघवाद में और विकेंद्रीकरण में डिफरेंस क्या है ये आप समझ चुके हो। यदि नहीं समझे हो तो फिर मैं आपको बता दूं, संघवाद में क्या है कि शक्तियां हैं, मान लीजिए ये शक्तियां हैं, ये क्या है, ये शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों को बांट दिया केंद्र सरकार राज्य सरकार में। ठीक है, अब इन शक्तियों में जो एक बार तो ये शक्तियां बट चुकी, अब बटी हुई शक्तियों को फिर केंद्र सरकार दे रही है और राज्य सरकार दे रही है स्थानीय सरकार को, जो तीसरी सरकार बन रही है। ठीक है, मतलब बटी हुई शक्तियों को पुनः विभाजन करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। समझ चुके हो? आशा करता हूं कि अब आप संघवाद और विकेंद्रीकरण में डिफरेंस कर सकते हो और आपको विकेंद्रीकरण बढ़िया तरीके से समझ में आ गया।
विकेंद्रीकरण में क्या है, मैंने बहुत खोजा था, गूगल पे भी, यूट्यूब पर भी सभी बोल रहे हैं कि शक्तियों का बंटवारा, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया वो शक्तियों का बंटवारा हुआ कैसे। यदि इसका कोई प्रोसेस तो अलग होगा ही ना। यदि शक्तियों का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण है तो विकेंद्रीकरण का दूसरा नाम संघवाद भी तो हो सकता था। इमेजिन कीजिएगा। तो इसलिए कुछ डीप स्टडी करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं जो स्थानीय सरकार पर हम बात करते हैं, जो कि विकेंद्रीकरण का ही भाग है। ठीक है, देखिए जो ये स्थानीय सरकार है, ये स्थानीय सरकार जिला स्तर तक होती है। ठीक है, स्थानीय सरकार कहाँ तक होती है? जिला स्तर तक होती है। अब 1992 में संविधान में संशोधन किए गए थे और स्थानीय सरकार के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो स्थानीय सरकार के लिए क्या क्या विशेष अधिकार दिए गए उनको हम समझते हैं। और समाज में स्थानीय सरकार को पूर्ण तरीके से लाने के लिए 1992 में ये संविधान संशोधन किया गया था। और जब ये स्थानीय सरकार जब इंडिया के अंतर्गत आई, 1992 में संविधान संशोधन किया गया, तो इससे क्या हुआ, लोकतंत्र बहुत मजबूती से काम करने लगा। मतलब एक तरीके से इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ, बढ़िया पकड़ लोकतंत्र की इससे बनी। तो अब देखिए क्या क्या संशोधन किए गए थे। देखिए, एक तो 1992 में क्या किया, स्थानीय सरकारों के चुनाव नियमित रूप से बाध्य किए जाएंगे, यानी वो जरूरी किए जाएंगे। स्थानीय सरकारों के चुनाव भी किए जाएंगे और इन्हीं चुनावों के लिए, स्थानीय सरकारों के चुनावों को करने के लिए, यानी चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग का भी गठन किया गया था। ये एक राज्य की स्वतंत्र संस्था होती है जो कि स्थानीय सरकारों के चुनाव करवाती है। समझ चुके हो यहाँ तक? देखिए अब क्या है कि एक तो स्थानीय सरकारों के चुनाव नियमित रूप से बाध्य कर दी गई, यानी होने चाहिए। दूसरी बात, स्थानीय सरकारों में सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, कि भाई प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपने क्षेत्र का विकास कर सके, अपने इलाके से रिलेटेड समस्याओं का समाधान कर सके। और इसमें एक और बात ये थी भाई, क्या थी कि जो ये स्थानीय सरकार थी, इसमें क्या है कि भाई बेहतर ढंग से अपनी चीज़ों को समझते थे लोग। ठीक है, अपने इलाके के बारे में उनको की समझ बढ़िया होती थी, बढ़िया पकड़ होती थी, तो वो सही समाधान कर पाते थे स्थानीय सरकार। तो ताकि इससे मतलब उच्च संस्थाएं हैं या उच्च अधिकारी हैं, उन पर उनका कार्यभार हल्का हो सके। ठीक है, तो अब देखिए स्थानीय सरकारों में सीटें भी आरक्षित की गई, महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई ताकि महिलाएं भी अपना विकास कर सके। ठीक है, तो भाई स्थानीय सरकारों में सीटें की गई, भाई जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, वो भी सब भी अपनी कार्रवाई कर सके, उनके इलाके में का भी विकास हो सके। इसलिए सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसमें ये संशोधन किए गए थे। राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण किया गया था राज्य के अंतर्गत। ये क्या करती है, ये स्थानीय सरकारों को चुनाव करवाती है स्वतंत्र रूप से। सत्ता में भागीदारी, यानी सत्ता की भी भागीदारी, जनता ये महसूस करे, एक इसका ये कि जनता इससे ये महसूस करेगी कि हम भी सत्ता में, हमारी भी कुछ ना कुछ भागीदारी है, हम भी सत्ता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये भी इसमें जनता की सत्ता में भागीदारी को दिखाने के लिए भी इसका एक अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया। स्थानीय सरकार के बारे में आप जान चुके हो। देखिए स्थानीय सरकार की ग्रामीण प्रक्रिया क्या है, स्थानीय शासन व्यवस्था की ग्रामीण प्रक्रिया क्या है, मतलब गांव में इसका प्रोसेस क्या है। देखिए एक होता पंचायती राज। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज को महात्मा गांधी ने संविधान का आत्मा भी बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत होती है गांव के अंतर्गत। सभी जानते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट इसको जानते हैं कि प्रत्येक गांव के अंतर्गत पंचायत होती है। उस पंचायत का जो प्रधान होता है, वो मतलब प्रमुख होता है, वो सरपंच होता है। कहीं कहीं पे सरपंच को प्रधान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत होती है। उसके बाद ये प्रत्येक गांव की अपनी अपनी होती है। उसके बाद क्या गया, ग्राम पंचायतें मिली और क्या क्या पंचायत समिति को गठित करती हैं। मतलब कई ग्राम पंचायतें मिलती हैं और मिलकर एक पंचायत समिति को गठित करती हैं। पंचायत समिति का जो संचालन करते हैं, जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं ग्राम पंचायत के ही सदस्य। इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके संचालन, पंचायत समिति का संचालन करने वाले सदस्य ग्राम पंचायत के ही सदस्य होते हैं।
अब बात करते हैं इसको, देखिए पंचायत समिति को मंडल के नाम से भी जाना जाता है और पंचायत समिति को प्रखंड स्तरीय पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। प्रखंड स्तरीय पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम याद रख लें। मंडल के नाम से भी पंचायत समिति को जाना जाता है और प्रखंड स्तरीय पंचायत के नाम से भी पंचायत समिति को जाना जाता है। अब देखिए पंचायतें समिति, देखिए ग्राम पंचायतों से मिलकर बनी पंचायत समिति, पंचायत समितियों के मिलने, अब बहुत सारी पंचायत समितियां मिलेंगी, बहुत सारी नहीं, कई पंचायत समितियां मिलती हैं और ये पंचायती समितियां कितनी भी हो सकती हैं, कोई निश्चित नहीं है इनकी संख्या। तो ये क्या करती है कि जिला परिषद का निर्माण करती है, ठीक है, जिला परिषद गठित करती है और यहीं तक स्थानीय शासन चलता है जिला परिषद तक। तो अब ये क्या कि पंचायत समिति ने जिला परिषद का गठन किया। जिला परिषद का संचालन करने वाले कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य, जिनको हम सांसद कहते हैं, उस क्षेत्र के, यानी उस जिला का या इलाके का कोई भी सांसद है या सांसद होता है, वो क्या करता है, वो भी संचालन करता है जिला परिषद का। विधानसभा के सदस्य होते हैं विधायक, वो भी संचालन करते हैं इसका, ठीक है। और कुछ संस्थाओं के विशेष अधिकारी होते हैं, ये सब जिला परिषद का संचालन करते हैं। इनका जिला परिषद के संचालन में बहुत बड़ा योगदान होता है, ये हम कह सकते हैं। तो अब देखिए ग्रामीण प्रक्रिया को आप समझ चुके हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नगरीय प्रक्रिया क्या है भाई। नगरीय प्रक्रिया में स्थानीय शासन जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी क्या प्रोसेस रहा है नगरीय प्रक्रिया में, ठीक है। तो नगरीय प्रक्रिया में देखिए नगर पालिका होती है और नगर पालिका का प्रमुख होता है वहाँ का राजनीतिक प्रधान, ठीक है। फिर एक होता है नगर निगम, ये बड़े बड़े नगरों में होता है, ये छोटे नगरों में होती है नगर पालिका, ठीक है। बड़े बड़े नगरों में होती है नगर निगम। तो नगर निगम का प्रमुख जो होता है उसको कहते हैं मेयर। उसको क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। तो जो इन दोनों का जो संचालन करने वाले सदस्य होते हैं, यानी काम काज जो करते हैं, वो निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 36 लाख लोगों का चुनाव होता है पूरे भारत के अंतर्गत नगर निगम और निगम पालिकाओं के लिए। नगर पालिका और नगर निगम के लिए हर 5 वर्ष के अंदर 36 लाख लोगों का चुनाव पूरे भारत के अंतर्गत होता है, ओनली नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए ही। विकेंद्रीकरण की विशेषता क्या है? अब ये समझ लिए भाई, विकेंद्रीकरण की विशेषता क्या है। विकेंद्रीकरण से एक तो उच्च अधिकारियों के कार्यभार को कम किया जाता है, यानी उच्च अधिकारी को कार्यभार हल्का होता है, क्योंकि भाई उसमें उनके कार्य को विभाजित कर किस पे दे दिया जाता है, वहाँ के स्थानीय लोगों को दे दिया जाता है। वो स्वयं अपने कुछ कुछ मसलों का समाधान कर लेते हैं, जिससे उच्च अधिकारियों का कार्यभार कम होता है। अब हम बात करते हैं आम आदमी की सत्ता में भागीदारी। इससे आम आदमी क्या महसूस करता है? स्थानीय शासन व्यवस्था की सत्ता में उसकी भी भागीदारी है और वो भागीदारी करता भी है कि भाई बहुत सारे मामलों का खुद ही समाधान कर लेता है, ना कि उसको उच्च अधिकारियों के पास जाने की ज़रूरत होती है। वो खुद ही एक गांव में पंचायत कर बहुत सारे मामलों को सुलझा लेते हैं, ठीक है। इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। एक तो समाज विकास की ओर विकास करता है, जिससे आर्थिक स्थिति का भी नुकसान नहीं होता है, आर्थिक स्थिति का भी बचाव होता है। यदि अगर इस तरीके की प्रक्रिया नहीं होती तो डायरेक्ट हल्के छोटे मोटे मसलों को लेकर भी कोर्ट में जाते या फिर उच्च अधिकारियों के पास जाते, उससे क्या होता है, उनके पास भीड़ होती, मांगे बढ़ती, ठीक है। तो दंगा फसाद तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे जो मतलब दंगा फसाद भी होता ना हल्का मोटा, वो भी डायरेक्ट जाता और उससे क्या होता कि भाई वहाँ पे कोर्ट में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की मांग हो जाती है, हर वक्त भीड़ रहती, तो आर्थिक विकास हो, बिल्कुल लोगों की मजदूरी, इन सब पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इससे आम आदमी की सत्ता में भी भागीदारी होती है। स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय लोग स्वयं ही खुद ही कर लेते हैं, आपस में ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत समिति के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के आयाम कौन कौन से हैं। विकेंद्रीकरण के आयाम की यदि हम बात करें तो एक है कार्यात्मक स्वायत्ता। कार्यात्मक स्वायत्ता के अंदर क्या है कि कार्यों को विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है भाई। मान लीजिए ये नगर है,
इस नगर में जैसे कि वार्ड भी बोलते हैं, वार्ड होते हैं, तो वार्डों में कार्यों को विभाजित कर दिया जाता है। ये अपने कार्यों को इस अधिकार क्षेत्र में, ये अपने कार्यों को क्या करते हैं, अपने कार्यों को करने के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है, वहाँ की जो पंचायत होती है उसके लिए। तो इस तरीके से कार्यों की स्वायत्तता होती है, विभाजित कर दिया जाता है। दूसरी होती है वित्तीय स्वायत्तता। इसमें क्या होता है कि उपलब्ध जितने भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों को आवश्यकता अनुसार खर्च करने के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। ये जो इसका संचालन करते हैं उन सदस्यों को विकेंद्रीकरण, यानी जो वहाँ के इलाके में जो भी अगर गांव है तो पंचायत समिति, नगर है तो नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है। तो इस तरीके से अब प्रशासनिक स्वायत्तता क्या है? प्रशासनिक स्वायत्तता यानी प्रशासनिक अधिकारों के कार्य जो अधिकारी होते हैं उन वे अपने कार्य करने के प्रति जवाबदेह होते हैं, पूर्ण रूप से जनता को उनको जवाब देना पड़ता है। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण के ये आयाम हैं। तो आशा करता हूं कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और लगभग हमने दूसरा अध्याय कवर ही कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 3 के साथ। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा। तो बने रहिए आप हमारे से। थैंक यू सो मच।